चलिए, कल कहाँ तक पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता में? 1961 हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसी के बारे में पढ़े थे ना। चलिए ठीक। सबसे पहले विकसित सभ्यता कौन था, इसी सब के बारे में पढ़े थे। चलिए आइए, देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले किस सभ्यता की खोज हुई थी? मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता। किसका? मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक उसी के बाद में 1921 ईस्वी में किसका खोज हो गया? हड़प्पा सभ्यता की। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? 1800। सब लिखा दे रहे हैं, ठीक, सबको लिख लीजिए, सबको लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, सिंधु सभ्यता। ठीक। अब इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिला होगा तभी तो बाद में खोज किया गया होगा। ठीक। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेनन ने दिया था। कब? चार्ल्स मेनन। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। ठीक। ठीक, सिंधु सभ्यता का जब जानकारी मिला तो 1856 ईस्वी में किसने, सॉरी 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम था। क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम जो अंग्रेज था, इसने क्या किया, जाकर के उसका सर्वेक्षण किया। क्या किया? सिंधु सभ्यता का क्या किया? सर्वेक्षण किया। ठीक। सर्वेक्षण करने के दौरान में उसने क्या किया? पहली बार रेलवे लाइन की क्या किया? रेलवे लाइन बिछवाया। कहां से कहां तक? इसने भारत में पहली बार रेल लाइन बिछाने का कार्य 1853 ईस्वी में किया गया। कब? 1853 ईस्वी में। जब लाइन बिछाया गया तो यह लाइन बोरी बंदर से, कहां से? बोरी बंदर, यानी कि अब उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या बोलते हैं? शिवाजी टर्मिनल। यहां से इसने कहां तक गया? थाने तक। कहां तक? थाने, यानी कि मुंबई में पड़ता है दोनों। ठीक। इस रेलवे लाइन की कुल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक। जब 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दिया गया तब क्या किया गया? लाइन बिछाने का कार्य पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, जो अभी वर्तमान में हम क्या बोलते हैं उसको? पाकिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। लेकिन उस समय में सब क्या था? सब एक ही में था। भारत और अफगानिस्तान, ये सब चीज अखंड भारत था, बटा हुआ नहीं था। तो ये सब चीज भारत में था। तो 1856 ईस्वी में क्या हुआ कि पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। क्या चल रहा था? रेलवे लाइन बिछाने का कार्य। तो सिंधु सभ्यता के जो है ना उधर एक इलाका में खुदाई का कार्य चल रहा था। क्या चल रहा था? खुदाई। तो खुदाई के दौरान नीचे से बहुत सारा चीज ईंट मिलता था, बहुत सारा प्राकृतिक पुरातात्विक का खनिज मिलता था। तो लोगों को पता नहीं चलता क्या है, लेकिन क्या किया लोगों ने? उसको इग्नोर किया और खुदाई का काम जारी रखा।
तो उस पुरातत्व की जानकारी के लिए भारत सरकार ने क्या किया, उस समय अंग्रेज का शासन था। तो उसने अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। कब? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग, ठीक, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। जिसका पहला इसका महानिदेशक कब किसको बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बनाया गया? इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? गवर्नर इसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको कनिंघम को बनाया गया, ठीक। ठीक है। अब उसके बाद जब इसका सर्वेक्षण का कार्य ऐसी संस्था बना दिया गया, तो 1902 से 1928 ईस्वी के दौर में क्या था? 1902 से 1928 ईस्वी के दौर में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? हड़प्पा सभ्यता, ठीक। किसने किया था? राय बहादुर। किसने? राय बहादुर दयाराम सहनी। दया राम सहनी 1921 ईस्वी किसकी खोज कर दिया? हड़प्पा सभ्यता की। किसकी खोज किया? हड़प्पा सभ्यता। ये भी हमारा जो है ना सबसे पुरानी विश्व की सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो था ना, शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। क्या था? हाँ, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे हम बोलते हैं, वो क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। वो भी विश्व की सबसे पहली सभ्यता था, लेकिन वो ग्रामीण था। ये क्या था? शहरी सभ्यता था। तो यहाँ पे था विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। क्या था? ग्रामीण सभ्यता। इतना पहले लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद हम लिख पाते हैं, ठीक। लिखिए, यहाँ पे लिखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेनन ने। क्या किया था? चार्ल्स मेनन ने जानकारी दिया था। क्या दिया? जानकारी। उसके बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसका क्या किया? जाकर के सर्वेक्षण किया। अब देखिए, हम तो जानते हैं कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन थी? मिस्र की सभ्यता, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण। और उसके बाद विश्व की सबसे पहली सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता था। कौन था? हड़प्पा सभ्यता। तो उसको भी लिख लेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे विश्व की सबसे पहली सभ्यता, हाँ, ये थी मिस्र की सभ्यता। क्या थी? मिस्र की सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया या चीन की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक। ठीक है ना। इसकी खोज कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। जस्ट उसके एक साल के बाद क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। तो विश्व की सबसे पुरानी बोले चाहे पहली बोल सकते हैं, पुरानी या पहली सभ्यता ये था हड़प्पा सभ्यता। क्या था? हड़प्पा। लेकिन ये क्या था? नगरीय सभ्यता थी। कौन थी?
नगरीय सभ्यता। ये क्या थे? ग्रामीण सभ्यता थे। क्या थे? ग्रामीण। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता बोलेंगे अगर इस तरीके से पूछेगा तो। नहीं तो पूछेगा विश्व की सबसे पहली सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कौन थी, तो मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता। अब पूछ देगा कि विश्व की सबसे पहली पुरानी या पहली नगरीय सभ्यता, तो बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हो गया था? 1921 ईस्वी। ठीक। अब देखिए हड़प्पा का, देखिए पहले हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो सभ्यता जो था ना सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? उसका अधिकांश तो जितना भी स्थल था वो सब सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए उसको हम क्या बोले? सिंधु नदी की सभ्यता। बहुत लोग सिंधु सभ्यता बोलता था, बहुत लोग हड़प्पा सभ्यता बोलता था, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से जिसका जो मन जो बोलता था। लेकिन जब से 1921 ईस्वी का दौर आया, उसमें हड़प्पा सभ्यता का खोज हो गया, तो उस समय से हम लोग उसको क्या बोलने लगे? हड़प्पा सभ्यता। ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े ही नगर थे। क्या थे? उसमें नगर तो बहुत था, लेकिन इसमें 6 बड़े ही नगर की संज्ञा दिया गया था। कौन कौन नगर था? मोहनजोदारो था, हड़प्पा था, गनवारी वाला था, उसके बाद राखीगढ़ी, धवलावीरा और कालीबंगा था। ये 6 बड़े शहरों को क्या किया था? उसका दर्जा दिया था कि 6 बड़े ही शहर है। उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे शहर था। हाँ लिख लीजिए। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े ही नगरों की दर्जा दिया गया था। कितना? 6 बड़े नगरों की दर्जा दिया गया था। वह नगर कौन कौन था? उसका ट्रिक लिखा थे। मोहन को राधा ने क्या बोल दिया है? राधा ने काला बोल दिया, काला बोला, काला बोला है। ठीक। तो ठीक है। अब इसमें एम से एम हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। उसके बाद ह से क्या हो जाएगा? हड़प्पा। उसके बाद न क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, न का कोई यूज नहीं है। उसके बाद क्या होगा? आर से राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। धा से धवलावीरा। ठीक। का से कालीबंगा। ठीक। तो कितने शहर हो गया? हो गया 6 गो? नहीं ना है 6 गो, 5 गो। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। मोहन को राधा बोले थे ना कि न साइलेंट रहेगा, तो न से क्या ले आएंगे? गनवारी वाला। गनवारी वाल, गनवारी वाल, यानी कि इसमें यदि न आ रहा है तो ग पहले क्या है? ग को हम साइलेंट रखेंगे तो क्या होगा? मोहनजोदड़ो 1 में हो गया, 2 में कौन हो गया? 2 में हड़प्पा हो जाएगा, 3 में राखीगढ़ी, 4 में धवलावीरा, और यहाँ पे न न आपका ये सॉरी 3 में आएगा। कौन होगा? 3 में आ जाएगा, 1 मिनट, 1 में हो गया मोहनजोदड़ो, 2 में हो गया हड़प्पा, 3 में हो गया गनवारी वाला, और 4 में हो गया राखीगढ़, 5 में धवलावीरा, 6 में कालीबंगा। तो ये सब चीज शहर जितना भी खोजा गया ना, तो कोई कोई एक नदी के किनारे है। क्या है? नदी के किनारे। ठीक है ना। तो वो सब चीज बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इस जो है ना नगरीय, इस जितना भी हड़प्पा सभ्यता में है, तो इसका 2 प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। देखिए उसमें लोग कृषि करता था, पशुपालन भी करता था।
तो इसको एक्सपोर्ट यानी कि बेचने उचने के लिए क्या होना चाहिए, एक बंदरगाह भी होना चाहिए। तो उसमें दो बड़े बंदरगाह की क्या किया था हमको प्राप्ति हुआ था। कौन कौन बंदरगाह था वहां पे, दो बड़े बंदरगाहों की जानकारी हुआ था। एक था लोथल और सूतकोत था। इसमें क्या था, दो बड़े बंदरगाह था। कितना था, दो बड़े बंदरगाह। कौन कौन था, लोथल और एक सूत को तो ठीक, ठीक है ना। तो आप पूछेगा आपसे कोई कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी था तो उसमें क्या को बंदरगाह था, दो गो। कौन कौन, लोथल और सूतकोतरा। ठीक, कोई दिक्कत, लिखिए, लिख लिया यही सब, एक बार छापिए इसको पूरा, छापिए लोग लास्ट में। इलेवेंथ का बैच 11 तारीख से खोल रहा है। अच्छा, 11 तारीख से मिलेगा आप लोगों को, प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेगा, पोस्टर 11 हो गया। अब देखिए ये सब चीज जानते हैं, सब चीज लिख लें। एंड सूत बंदरगाह था, कौन कौन था, लोथल और सूतकोत था। चलिए, और इसके बाद आएंगे, इसका जो है ना, इस सभ्यता में समान लोग था, कुछ लोग गरीब था। हाँ, तो सबसे जो समान लोग रहते थे ना, तो उस शहर के निचले स्तर में रहते थे। कहाँ थे, आज जो मतलब अच्छा कैटेगरी का था तो कहाँ रहता था, दुर्ग में रहता था। लेकिन दुर्ग उसे बोलते हैं जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते थे ना, हाई फाई, उसको कहाँ रखा था, दुर्ग। दुर्ग ऐसा होता था जो चारों तरफ किला बंदी होता था। ठीक, किला बंदी होता था तो वो अकेले छोटा छोटा दुर्ग बना कर उसमें अच्छा अच्छा लोगों को रखा जाता था, जो मतलब ज़्यादा सोचने वाला, समझदार या सुप्रभात लोग उसको बोलते थे, उस लोगों को वहाँ पर रखा जाता था। और जो लोअर फैमिली में थे, जो अच्छे ढंग के नहीं थे, उसको कहाँ रखते, निचले में, मैंने कमाने वाला मजदूर वर्ग को कहाँ रखा जाता था, निचले स्तर। उसमें दो दो कैटेगरी का घर था, एक को दूर बोला था, वो निचला शहर था। निचला शहर सामान्य लोगों को रहने के लिए था, और ऊपर वाला शहर में जो अच्छा कैटेगरी का था उसको रखा। ठीक, अब देखिए, अब आएगा हड़प्पा सभ्यता। क्या आएगा, हड़प्पा सभ्यता था कैसे। ठीक, तो इसका जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी की जो है ना, मिट्टी की मूर्ति मिलती थी, बहुत ज्यादा मिट्टी की मूर्ति मिलती थी। तो ऐसा पता चला कि लोग यहाँ पे जो है मिट्टी से ज्यादा लगाव रखते थे, इसलिए उसको क्या क्या मातृ सकारात्मक बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्या बोला जाता है, उसका समाज कैसे था, मातृ सकारात्मक। वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना मिट्टी मिट्टी की जो है ना, मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति के सबसे ज्यादा जो है ना प्रभाव मिला है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। ठीक सर, टेक्निक बात है, हाँ टेक्निक बात है, हाँ मातृ सकारात्मक। अब इसके बाद जो था, इसका समाज मातृ सकारात्मक था। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिट्टी की जो है ना किराना मूर्ति बना करके अपना क्या करते थे, रखते थे, जिससे पिलाई के अंतर्गत हमको पता चला कि यहाँ समाज मिट्टी से, यहाँ के लोग जो है मिट्टी से ज्यादा लगा रहे। ठीक, और यहाँ का सबसे ज्यादा देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो है इसका प्रिय पशु था, प्रिय पक्षी था, प्रिय वृक्ष था, प्रिय नदी था। लिखेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता।
उसका प्रिय पशु, प्रिय पशु क्या था? बैल, जिसको हम बैल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वृषभ। यानी कि एक सिंह वाला जो है ना, एक ऊपर वाला सांप, क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सांप। ठीक, उसके बाद जब इसका प्रिय जब पशु गया तो इसका प्रिय पक्षी भी था। प्रिय पक्षी क्या था? बतख। इसी तरीके से प्रिय नदी था। प्रिय नदी कौन था? सिंधु नदी। उसी तरीके से प्रिय वृक्ष था। उसके बाद भारत का सभ्यता का भारत का सभ्यता समाज कैसा था? मातृ सभ्यता कहते हो आपने। सबसे ज्यादा मूर्ति की है ना, मूर्ति देखने को मिलता है, इसलिए लोग उसको क्या कह दिया? मातृ सभ्यता। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो था ना, इसमें क्या था? इसका प्रिय पशु भी था। तो प्रिय पशु बैल था, जिसको वृषभ बोलते हैं। एक ऊपर वाला सांप था, जिसे बोलते हैं। यहाँ पर प्रिय पक्षी क्या था? बतख था। यहाँ पर प्रिय नदी क्या था? सिंधु। खोज करके से मिला था। हमारे वो आप लोगों से मैंने होता है ना, लगाव जिससे आ जाता है, जहाँ जो नजदीक में होता है ना जी, तो प्रिय पक्षी उसका जो बतख बतख पालते थे, तो बतख को सबसे लगाव से था, उसको प्रिय बतख लगता था। प्रिय नदी क्या था? सिंधु नदी था, सिंधु नदी किनारे था। यहाँ पर प्रिय वृक्ष पीपल हो गया। क्या हो गया? पीपल का पेड़। ठीक, वहाँ पर बरगद लिखा हुआ था, तो बरगद क्या है? बरगद हो गया। पीपल को क्या बोलते हैं? वहाँ के लोग जो है ना, सबसे ज्यादा कृषि करते हैं ना, जहाँ रहते थे वहाँ पर पीपल का वृक्ष लगा कर उसी के नीचे जीवन यापन अपना गुजर बसर कुछ दिन करते थे। क्या इसी कारण उसका पीपल क्या हो गया? प्रिय वृक्ष हो गया। और बैल को प्रिय इसलिए रख दिए लोग, बैल उस समय क्या करता? लोग खेती वेती करता था, कृषि करता था, तो हल चलाने के लिए किसको रखता था? बैल। बैल क्या करता था? बैल को उसको क्या किया गया? प्रिय पशु बना दिया। ये सब चीज हड़प्पा सभ्यता का था। ठीक है ना? हो गया? कुबर वाला सा है ना? हाँ, कुबर वाला सा हो गया। अब इसमें करेंगे, अब वहाँ बचा ना हड़प्पा सभ्यता कुछ क्षेत्रफल भी होगा। ऐसे तो होगा कि छोटा सा था वो। यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा था ना, इसके जो है ना, इसके उत्तर में भी कुछ क्षेत्र था, इधर में भी था, पश्चिम में भी था और दक्षिण में भी था। तो ये जो उत्तर में था ना, एक जम्मू कश्मीर पर था मांडा। क्या पता है? मांडा। तो यहाँ पे मांडा जो था ना, ये चिनाब नदी के किनारे था। क्या था? चिनाब नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे था। उसी तरीके से कहा था? पश्चिम में था। तो पश्चिम में कौन था? दाइमावाद। दाइमावाद जो गोदावरी नदी के तट पर था। क्या था? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे जो था ना पूर्वी स्थल, यहाँ बोर्ड पर जो है ना, इधर पूरा होता है, इधर क्या होता है? यहाँ पे नीचे वाला ये जो था ना, यहाँ पे ये जो हमारा हो जाएगा पूर्वी। तो पूर्वी स्थल कौन था? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे था ये मेरा उत्तरी स्थल। उत्तरी यहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यहाँ मांडा नदी किनारे था। सॉरी, मांडा एक जगह था जो चिनाब नदी किनारे था। क्या था? चिनाब नदी किनारे। ठीक। अब पश्चिमी स्थल इसका कौन था?
डायनामाइट कौन था सॉरी बोर्ड में जो है ना ये सब अलग था। एक मिनट यहाँ पर क्या था हड़प्पा हड़प्पा ठीक। इधर का है वेस्ट, इधर का है ईस्ट, इधर का है नॉर्थ और इधर का है साउथ। एक दक्षिणी हो गया। तो दक्षिणी पूर्वास्त्र कौन था हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी। दक्षिण में होता था मेरा दाइमावाड़ क्या था 10 दक्षिण जैसे दाइमावाड़। फिर दाइमावाड़ कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र। यह किस नदी किनारे था गोदावरी नदी पर। इसके गोदावरी नदी। इसका पूर्वी स्थल जो है ना आलमगीरपुर जो है ना मेरठ में पड़ता है जो हिंगन नदी किनारे पड़ता है। किसका नदी किनारे हिंगन नदी। यहाँ पे इसका पूर्वी स्थल था आलमगीर था। कौन था आलमगीर। जो हिंगन नदी किनारे था हिंगन नदी किनारे था। यह मेरठ के नजदीक में पड़ता है। क्या पड़ता है मेरठ जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और इसका पश्चिमी था तो दासक नदी किनारे था। कौन था दासक नदी किनारे। इस जगह कौन था शुद्ध कांगे दो। कौन था शुद्ध कांगे दो जो कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान में पड़ता था उस समय। कौन कहाँ पड़ता था बलूचिस्तान। ये अब पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है पाकिस्तान में। हमारे भारत बंटवारा हो गया तो बलूचिस्तान कहाँ पड़ जाता है पाकिस्तान में। लेकिन उस समय शुद्ध कांगे दो कहाँ था बलूचिस्तान में। किस नदी किनारे था दासक नदी किनारे। ठीक। और एक चीज हो गया उत्तरी। उत्तरी कौन था मालदा जो चिनाब नदी किनारे पड़ता था। फिर यह कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर। इस तरीके से जाना नॉर्थ साउथ इस तरीके से बना करके पढ़िए ना तो सब मायने का स्टेट है। ठीक। लगामी उतना लिख के पड़ता है पूर्वी विरासत सरकार। और 10 से क्या करेंगे दक्षिणी क्या दाइमावाड़ था। फिर गोदावरी नदी के तट पर था। पूर्वी स्थल कौन था पूर्वी स्थल यहाँ पे है ना पूर्वी आलमगीरपुर हिंगन नदी किनारे था जो मेरठ में पड़ता उत्तर प्रदेश में। पश्चिम था ना शुद्ध कांगे जो दासक नदी किनारे बलूचिस्तान में पड़ता था और पाकिस्तान पड़ता है। उस तरीके से उत्तरी था। उत्तरी मालदा था जो है ना मालदा जो है जो चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर था। ठीक। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता इतना दूर तक फैला था। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे सिंधु नदी क्या है सर सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का जो है ना फैलाव कहाँ कहाँ था तो जम्मू कश्मीर से लेकर के मेरठ सॉरी सुनो जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र हरियाणा मध्य प्रदेश गुजरात और ऐसे होते हुए पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक था। यहाँ पर अफगानिस्तान तक उसको कहा जिस तरीके से बना है उसी तरीके से बना है। हाँ बड़ा कर देते हैं। ठीक है अब पीडीएफ निकालेंगे। ठीक उसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलता है। यहाँ पे कोई और सिंधु सिंधु का जो है ना सिंधु का जो है ना पूर्वी में पश्चिमी का तो वहाँ पर आप इसी मत हो लीजिए सौतन निकाले आप यहाँ पे सिंधु उसी को बोला जाता था सिंधु नदी के नाम से प्रसिद्ध था इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की इसकी वजह से फिर जिसका भी वही राज्य था क्योंकि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारा लोग था। मोहनजोदड़ो था हड़प्पा था। ठीक
इसमें बहुत सारा स्थल भी था, ठीक है। हाँ, इसमें अच्छे अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकारी से जो है उसका नगर का नियोजन किया गया। इसका शहर ऐसा बनाया गया था कि उसके गली गली में जो है ना सूर्य की रोशनी पड़ती थी, ठीक, इतना साफ सुथरा रहता था कि इसमें जो है कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी सो जाते थे, ठीक हो गया। तो क्या देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद पीछे फिर समझ लेंगे। इस सभ्यता में जो था ना, इस सभ्यता की सड़कें थी ना, सड़क के दोनों किनारे नालियाँ बनाया जाता था, ठीक, नालियाँ, और नालियाँ को खूब अच्छे से जो है ना प्लास्टर कर दिया जाता था, और ऊपर उससे क्या कर दिया जाता, पत्थर से ढक दिया जाता, ताकि उसमें जो है ना कूड़ा कचरा जो है ना नहीं पड़े, गंदा उंदा जो होता है ना कूड़ा कचरा आदमी में जाने पड़ता है उसमें फंस जाता है, तो उसके डर से क्या कहता है उसको ढक दिया जाता है। अब प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कहाँ पर काटती थी, समकोण। उसका सड़क ऐसा बना दिया गया था कि मान लो आंधी उठ जाता था ना तो सड़क अपने से आंधी से साफ हो जाता था, साफ करने की जरूरत नहीं होती, समझ लो। और उसका जो है ना घर जो बनाया जाता था बहुत अच्छा स्पेस दे के बनाया गया था। उसका गलिया जो था ना, गलिया में कचरा वचरा नहीं मिलता था, ऐसा घर बनाया गया था कि उसकी जो है ना गली में जो है ना सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंच जाती थी, ठीक। चलिए तो आप इनको छुपा लेते हैं क्या। कल पढ़ा दिए थे, और उसमें कहाँ तो पढ़ा था, जीवन निर्वाह तो कृषि वाला था ना, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के तरीके शिकार करके इसका यहाँ तो पढ़ा दिए थे, यहाँ होता है मोहनजोदड़ो की विशेषता है ना। अरे इस सभ्यता कोई भी शहर है जिसका सभ्यता का विशेषता कुछ होता है क्या। अब यहाँ पे दिया था, दे रहा है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक है, इसमें पहला शहर हड़प्पा और दूसरा शहर मोहनजोदड़ो, ठीक। कितने शहरों की संख्या दिया है, बड़े शहर छह, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब गलत ये सब चीज लिखा है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुरानी शहरों में से एक था मोहनजोदड़ो, क्या था, पुरानी शहरों में से एक था मोहनजोदड़ो, ठीक। इसकी खोज कब हुआ था मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में, ठीक। सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, जस्ट उसके बाद किसका खोज हुआ, मोहनजोदड़ो कब हुआ था, 1922 ईस्वी, ठीक। और इसका खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था, कौन था, राखाल दास बनर्जी ने किया था, कौन किया था, राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से क्या था, एक था, यह आधुनिक पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है, कहाँ स्थित है, लारकाना जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर में था। मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, एगो दुर्ग था, एगो निचला शहर था। तो दुर्ग जो था ना अच्छे लोग रहते थे, निचला शहर में मजदूर वर्ग के लोगों को रखा जाता था, ठीक है। अब इतिहास जो है ना मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे होगा, यही होगा, यह सिंधु नदी के किनारे था, कौन नदी के किनारे था, सिंधु नदी, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक। अब यहाँ पे था दुर्ग वाला और निचला शहर। देखिए दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो दुर्ग था ना, उसमें दुर्ग का आकार छोटा था,
तो अच्छे अच्छे जो लोग रहते हैं, जहाँ संपन्न लोग रहते हैं, वो छोटा छोटा उसका क्या होता है, क्वार्टर जैसा बनाया जाता है। और उसी तरीके से दुर्ग का आकार क्या था, छोटा था। इसे ऊंचाई पर बनाया जाता था, बता देना पहले ऊंचाई पर बनाया जाता और था। पूरा ऐसा था। दुर्गों को चारों तरफ दीवार से घेर दिया जाता था, जिससे वो अलग ही छट जाता था। यह दीवार इन्हीं निचले शहरों से क्या कर देता, अपने आप अलग कर देता। मान लीजिए यहाँ पे कोई दुर्ग बना दिए, चारों तरफ से दीवार कर दी, तो ये अपने आप घेराबंदी हो गया। तो ये सब जितना भी इधर का जितना भी नगर होगा, तो ये सब अपने आप क्या करेगा, इसे अलग छट जाएगा। अब यह दीवार से निचले शहर क्या करते थे, अलग कर देती थी। निचला शहर में कौन कौन लोग रहता था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। निचला शहर आकार में दुर्ग से क्या था, बहुत बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए था, सामान्य मतलब मजदूर वर्ग। और वो था जो ना अच्छे अच्छे लोगों को रखा जाता था, जो संपन्न था। यहाँ की मुख्य विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। यानी कि जल निकासी जो था ना, जितना भी जल निकासी प्रणाली का ऐसा मान लीजिए कोई बारिश हो, आराम से वहाँ पे जल क्या होता है, बारिश होने के बाद निकल जाता था। तो यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता है इसकी जल की निकासी प्रणाली। पिछला शहर में क्या करता, जल को निकास करने के लिए बनाया गया था नाला वाला। दुर्ग जो है ना, दुर्ग में माल गोदाम भी बनाया जाता था। माल गोदाम में जो है ना अनाज वगैरह रख दिया जाता था। मान लीजिए एक बार अनाज का कहाँ को करते हैं, जैसे लोग अभी रखते हैं बेरी, रखते हैं बेरी गाँव देहात में, तो हम लोग क्या करते हैं, बेरी में रखते थे। लेकिन उस समय उतना विकास नहीं था लोगों के पास, तो क्या करता था, उसी में माल गोदाम बना देता था। और उसमें क्या कर देता था, फसल वसल रखता था कि फसल बर्बाद ना हो। ठीक है, हम अपने समय के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना एक बड़े आकार का गोदाम होता था, जिसमें अनाजों को रखा जाता था। अब इसमें जो है ना एक स्नानागार बनाया जाता था। क्या स्नानागार, स्नानागार में जो है ना उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाया जाता है। तो खासकर स्नानागार में उतरने चढ़ने की सीढ़ियाँ दक्षिण की ओर बनाया जाता है, ताकि लोग क्या करें, उतरने और चढ़ने में उत्तरी है यहाँ पे। जलाशय में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी ओर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। उस समय का कुछ धार्मिक विशेषता होगा, जिसके कारण लोग क्या करता था, उसमें उतरने की सीढ़ियाँ कहाँ बनाया था, उत्तरी और दक्षिणी की ओर। उत्तरी और दक्षिणी की ओर। इनके चारों ओर बरामदे होते थे, क्या होते थे। उस स्नानागार का जो है ना लंबाई चौड़ाई चाहिए होता था। लंबाई 12 मीटर होता था। यहाँ पे 11 कुछ होगा, 11.7 मीटर। और यहाँ पे अप्रॉक्स में दिया है, लेकिन पूरा दे दिया है। अप्रॉक्स में मान लीजिए 11.7 को 12 मान सकते हैं। यहाँ पे 7 था, 7.4 था, इसको 7 मान सकते हैं। यहाँ पे 2.4 मीटर गाढ़ा। इनके चारों ओर बरामदे होते थे, जिसको लोग क्या करते, बैठ के अपना नहान करते थे। स्नानागार को भरने के लिए कुआं का प्रबंधन था। ठीक, मान लीजिए स्नानागार में जो है ना पानी खत्म हो जाता, कुआं से पानी उठा करके उसमें डाल देते थे, ताकि लोग उसमें आसानी से अपना काम करे। ऐसा माना जाता था इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, विशेष अवसरों पर नहाने वहाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए धार्मिक कोई काम हो रहा है, तो एकाएक तो नहा पाएगा नहीं, उसमें से पानी उठा करके उसमें डाल देता था लोग, एक बार में 10 लोग 5 लोग उसमें जा करके नहा करके निकल जाता था। इसलिए इसको बनाया गया था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तर सीढ़ी भी बनाया गया था, उत्तर और दक्षिण की तरफ। इन सभी जलाशयों का मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाता है। यानी जो होता है ना छोटा छोटा नाली आकर के खुद बड़ा सा नाली बना दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता था, ताकि इसमें से जो भी वेस्ट पानी है उसमें आकर के मिल जाए, अपना वहाँ पर कहीं जाने वाला फायदा चलेगा था, चलेगा। समझ में आ रहा है। अब इसमें दे रहा है निचला शहर, तो निचला शहर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दे रहा है निचला शहर में दे रहा है सड़क का, तो सड़क में ना उसका लंबाई चौड़ाई दिया था। सड़क 4 फीट से कितना था, 10 मीटर तक चौड़ा होता था इसका मोड़ देने का। यह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बताया था। यह इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह बनाया गया था ताकि हवा के जरिए यानी कि आंधी नहीं आता था, तो वो अपने आप क्या होता था, साफ हो जाता था। यहाँ पर रहा है कि जल निकासी प्रणाली नियोजित ढंग से नाली एवं गलियों का निर्माण किया जाता था। नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे जो है ना प्रयोग किया था। जैसे जिप्सम होता है ना, तो उसको साफ को रखने के लिए क्या करता था, उसको प्लास्टर कर देता था, ताकि क्या करे, अच्छा चिकना दिखाई दे। नदियों को ईंटों से ढक लिया ताकि पूरा करकट से बचाया जा सके। वर्षा जल निकास के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। वर्षा जल जैसे उपाड़ से हुआ ना, तो उसको निकासी के लिए उसका विशेष ड्रेन व्रेन डैमेज बनाया, उसको उठा लेता था और उसका पानी पास हो जाता। भवन निर्माण का कुछ उसका तरीका था, भवन कैसे कैसे निर्माण किया जाए उसके बारे में भी था। यहाँ पर दे रहा था मोहन जोगियों में सफाई की विशेष ध्यान रखा जाता था। क्या रखा था, इसमें हम लोग कहीं भी बोल जाते थे, कहीं भी सो जाते थे, उसमें विशेष साफ और सफाई का ध्यान रखा जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था।
ठीक है ना। मान लीजिए जो है ना, मान लीजिए घर बन रहा है, ये आंगन हो गया, इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, छोटा छोटा कमरा बना दिया जाता था, ताकि सब कमरा इसी में आकर के इसका क्या है, इसका दरवाजा इसी में खोल दिया जाता है, सब लोग इसी में आकर के अपना मिल गया। प्रत्येक घर की दीवारें बाहर की एक नाली अवश्य दो, प्रत्येक घर की दीवार के बाहर, दीवार जो होता है ना उसको बाहर एक छोटा छोटा नाली बना दिया जाता है, ताकि जितना भी घर के पानी गिरे बाहर का वो नाली के माध्यम से चला जाए। देखो हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे, हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ स्नानागार, स्नानागार इसलिए मान लीजिए एक जगह गाँव के एक जगह बना रहे तो उसमें क्या होगा, भीड़ हो जाता था, इसीलिए लोग अपना अपने घर में स्नानागार बना देता था, ताकि धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसमें एक कट्टा पानी भर दे और उसमें 2 5 10 लोग अपना स्नान कर ले। पानी का निकासी के लिए हर घर में क्या था, हर घर में नालियों का प्रबंधन किया गया था। इस आंगन का उपयोग खाना पकाने एवं अन्य कार्यों के लिए किया था। ठीक है, हमारे लिए कोई काम हुआ ना, जो घर में क्या हो, घर में करना संभव नहीं है तो सब लोग क्या करता था, आंगन में निकल करके अपना काम कर देता था, खाना वाना बनाता था। जैसे मान लीजिए बारात वारात होता है, घरों में किसी का शादी भी होता है तो सब काम तो घर में होगा नहीं, बड़ा सा आंगन में क्या करता है, खाना वाना बनाता है, तो घर के जो भी काम हो करता है। इस आंगन का उपयोग खाना दे। निचले शहर में खिड़कियां नहीं होती थी, क्या करती थी, लेकिन निचले शहर में खिड़कियां नहीं होती थी। अब जो सॉरी निचले कमरा में, यानी जो घर 2 मंजिला था 3 मंजिला था, जितना भी निचले वाला कमरा था उसमें खिड़कियां नहीं रहता था, खिड़कियां कहाँ रहता था, ऊपर वाला कमरा। और दरवाजे आंगन की तरफ कहाँ होते थे, पता है ना कि सब दरवाजा का आंगन जाकर खोल रहे हैं। स्नानागार देखो यहाँ पे, स्नानागार की नालियां बाहर गलियों के नाली से जुड़ी होती थी तथा कई घरों में सीढ़ियां भी मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के मकान 2 मंजिल भी होते थे। बता देना जब बोल रहा है निचला घर में खिड़कियां है ही नहीं था, तो हो सकता है कि मकान 2 मंजिला होगा, तभी तो निचला नहीं होगा। अब उससे सीढ़ियां भी प्राप्त हो गई, लोग मतलब कि हाँ यहाँ पे जितना भी घर था 2 मंजिला 3 मंजिला भी होता था। यहाँ पे अकेले मोहन जोदड़ो ही लगभग 700 औरत प्राप्त हुई। 700 मोहन जोदड़ो था ना एक शहर था, तो उसमें लगभग 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए। कितने, 700 अलग अलग प्रकार के कुएं प्राप्त हुए। किसने, मोहन जोदड़ो। इसकी अन्य विशेषता थी, यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया था। सराय में तो समझता है जहाँ मान लीजिए कहीं दूर से आदमी आ गया, ठीक है, उसको रहने को लाख हो गया, रहने के लिए उसको क्या होना चाहिए, बड़ा ठहराव चाहिए, तो उस समय ठहराव क्या बोल दिया जाता था, सराय कर दिया जाता। बर्तन पकाने की भट्टी को शहर से बाहर रखा जाता है, ताकि जैसे हम शहर में उसको जो ना भट्टी से जो हम बर्तन पकाए तो शहर गंदा नहीं, ठीक है ना, प्रदूषित होने के डर से लोग क्या करता था, बर्तन बनाने के लिए बर्तन को भट्टी को क्या कर दिया था, बाहर रख देता था। बाहर में अपन क्या करेगा, आग जलाएगा, बाहर उसका धुआं नकल देता हो बाहर हो जाएगा, शहर में प्रदूषण नहीं फैल जाएगा। तो इतनी समाज योजना था ना, काली मिट्टी जो है ना, जब मिट्टी का बर्तन ज़्यादा बनाना और उसमें खूब बने से चित्रकारी पेंटिंग कर देता है, जिसे हम लोग को मधुबनी पेंटिंग है ना, उसी तरीके से उसमें चलती है। और गलियों का निर्माण इस तरीके से किया जाता था कि सूर्य की रोशनी कोने कोने तक जा सके। अब पता है रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार, जो अभी चौकीदार होता है ना, दूसरे पहरेदार बोला जाता है, और जितना भी गलिया है ना उसको सुरक्षा करने के लिए, शहरों की सुरक्षा करने के लिए चौकीदार रखा जाता है। यहाँ पे कुएं को नगर से बाहर दबा दिया जाता है, पूरा जितना भी था तो नगर से बाहर यानी कि जितनी गड्ढा खून करके और उसमें जितना भी कूड़ा करता था उसमें रख दिया जाता, उसमें माटी की दबा दिया जाता। अब उसकी सामाजिक विभिन्नता है। हड़प्पा समाज में भिन्न भिन्न जानकारियाँ हमें सावधान एवं विलासिता की वस्तुओं से मिलती है। तो इसके बारे में जो है इसकी सामाजिक विशेषताएं विभिन्नताएं कैसे दी, इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में कॉल करेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही, टाइम नहीं होगा, ठीक है ना, इतना और सब चीज़ याद रखना है, जितना चीज़ लिखा है ना इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी में से बनता है ट्वेल्थ एग्जाम, ठीक। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, ठीक है।